हेलो बच्चों। तो लास्ट क्लास में हमने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का परचेज मॉडल कर लिया है, जिसमें ऐसा था कि हम रॉ मटेरियल को बाहर से परचेज करते थे, है ना। तो उसमें दो तरीके की कॉस्ट आपको देखनी पड़ती थी। एक तो कैरिंग कॉस्ट देखनी पड़ती थी और ऑर्डर कॉस्ट के ऊपर आपको फोकस करना पड़ता था। अब यहाँ पर क्या है, हम प्रोडक्शन मॉडल के बारे में बात कर रहे हैं। प्रोडक्शन मॉडल में क्या है कि इसमें बेसिकली ऐसा होता है कि फाइनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपको जो मटेरियल चाहिए वो मटेरियल आप बाहर से परचेज करने की बजाय आप खुद क्या कर लेते हो सर, अपनी फैक्ट्री में प्रोड्यूस कर लेते हो। ठीक है, अब बाहर से मटेरियल परचेज नहीं करते, हम क्या करेंगे, उसको अपनी फैक्ट्री में खुद प्रोड्यूस करेंगे। अगर हमारी फैक्ट्री में खुद मटेरियल को प्रोड्यूस किया जाएगा तो उसके लिए पहले हमें एक प्लांट चाहिए, हमें एक मशीनरी चाहिए। एक प्लांट लाएंगे या मशीनरी लाएंगे जिसके थ्रू वो मटेरियल हमारी फैक्ट्री के अंदर बिल्ड किया जाता है। तो जब भी हम प्लांट को स्टार्ट करेंगे तो प्लांट को स्टार्ट करने से पहले उसको सेटअप करना पड़ता है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि हमारी जो मशीन होती है ना, वो सेमी ऑटोमेटिक मशीन होती है। फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन नहीं होती कई बार कि बटन दबाया मशीन चालू, नहीं, सेमी ऑटोमेटिक मशीन होगी। उसको पहले प्रॉपरली सेट करना होता है, उसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, पार्ट होते हैं, उसको अरेंज करना पड़ता है। अरेंज करने के बाद फिर आपका प्रोडक्शन बेसिकली उसमें स्टार्ट होता है। इसको ऐसे समझ लो, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, कई बार वो क्या करते हैं, लेजर लाइट लेके घूमते हैं। या लेजर लाइट कभी बचपन में अगर आपने चलाई है तो आपने देखा होगा, लेजर लाइट वो होती है जो दूर तक जाती है। अच्छा, उसके आगे ना जहाँ से वो लाइट निकलती है, बच्चों को कई बार कुछ ऑप्शन दे देते हैं कि अगर आप लेजर लाइट की जो शेप है वो चेंज करना चाहते हो, लाइक उसमें से स्टार निकालना चाहते हो, उसमें से सर्कल निकालना चाहते हो, उसमें से ट्रायंगल वगैरह निकालना चाहते हो, तो एक बेसिकली पार्ट होता है जो लेजर लाइट के आगे लगता है कि बच्चा उसे घुमाता रहता है तो उसमें से सर्कल वाली शेप निकलती है, कभी कभी ट्रायंगल बन जाता है ना, कभी और कोई शेप बन जाती है। ऐसा होता है, नहीं होता। तो मशीनें भी ऐसे ही होती है कि लाइक सपोज मान लो कि एक कंपनी है जो मोबाइल फ़ोन बनाती है। अब वो मोबाइल फ़ोन 10,000 वाले भी बनाती है, 15,000 वाले भी बनाती है और 50,000 वाले भी बनाती है। सबकी बॉडी थोड़ी क्या होगी सर, डिफरेंट होती है। अब हर बॉडी को बनाने के लिए अलग अलग प्लांट तो आपका लगेगा नहीं, प्लांट तो एक ही होता है। पहले प्लांट को एक बार सेट करेंगे, एक बार सेट करने के बाद 10,000 वाला जो मोबाइल फ़ोन होगा उसकी जो बॉडी होगी वैसे उसमें से प्रोड्यूस करके निकाले जाएंगे। उसके बाद प्लांट की सेटिंग में थोड़ा सा चेंज किया जाएगा तो 50,000 वाले मॉडल की जो बॉडी है वो उसमें से निकाल दी जाएगी, है ना, जो जैसे कि आगे का पीछे का पोर्शन होगा। और ऐसे ही फिर दोबारा सेट करेंगे तो 25,000 वाला या 15 वाला फ़ोन का सेट निकाल देंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक ही मशीन को सेटिंग करने के बाद उसमें से डिफरेंट वैरायटी निकाली जाती है एक ही प्रोडक्ट की। तो उस सिचुएशन में होता क्या है, मशीन की सेटिंग चेंज करनी होती है और मशीन को सेटिंग करने में लेबर लगता है, मशीन को सेटिंग करने में टाइम लगता है और ओवरहेड भी इनकर होते हैं। इसलिए आपको ये डिसाइड करना होता है कि एक बार हमने मशीन किसी प्रोडक्ट की एक पर्टिकुलर डिज़ाइन के लिए सेट हो गई। जैसे एक बार आपने मशीन सेट कर ली 50,000 मोबाइल फ़ोन, 50,000 रुपये का जो मोबाइल फ़ोन था उसकी बॉडी को निकालने के लिए, तो अभी डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई कम से कम इतने कंपोनेंट तो इससे निकालने, है ना। फिर जाके हम सेटिंग को क्या करेंगे, चेंज करेंगे और किसी दूसरे मोबाइल फ़ोन के बॉडी के लिए उसको सेट किया जाएगा, क्योंकि सेटिंग में आपकी कॉस्ट इन्वॉल्व होगी। तो जहाँ परचेज मॉडल में इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में हमारी ऑर्डर कॉस्ट होती थी, इसमें ऑर्डर कॉस्ट के बदले सेटअप कॉस्ट हो जाती है। सेटअप कॉस्ट का मतलब होता है हर बार मशीन की सेटिंग चेंज करेंगे तो सेटअप पे चेंज करने पे कितना खर्चा आएगा। बाकी कैरिंग कॉस्ट वहाँ पर भी थी, कैरिंग कॉस्ट यहाँ कैरिंग कॉस्ट आपकी यहाँ भी होती है। कैरिंग कॉस्ट क्या होता है कि जो इन्वेंट्री है उसको स्टोर करने पे कितना खर्चा आ रहा है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो परचेज मॉडल में थी उसमें रॉ मटेरियल को हम स्टोर रूम में स्टोर करते हैं, उसका खर्चा आता है। इसमें जो प्रोडक्शन बन गया आएगा उसको हम क्या करेंगे, जो कंपोनेंट बन के आएंगे मशीन से उसको हम इन्वेंट्री में रखेंगे, तो उसको हम स्टोर रूम में रखेंगे तो उसके ऊपर खर्चा आ जाएगा। ठीक है, तो पहले बेसिक फर्क दोनों में समझ लो। वो परचेज मॉडल था, ये क्या है सर, आपका आउटपुट मॉडल है, इसमें प्रोडक्शन देखेंगे। वहाँ पर ऑर्डर कॉस्ट होती है क्योंकि सप्लायर से हम बाहर से सामान खरीदते थे, यहाँ पर ऑर्डर कॉस्ट के बदले सेटअप कॉस्ट हो जाती है क्योंकि हम खुद वो मटेरियल अपनी फैक्ट्री में प्रोड्यूस कर रहे हैं और यहाँ पर मशीन की सेटिंग चेंज करने पे आपका खर्चा आता है। ठीक है सर, तो यहाँ से लिखेंगे इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी is that
ऑप्टिमम बैच साइज और इकोनॉमिक रन लेंथ, इकोनॉमिक रन लेंथ भी बोलते हैं इसको, एट विच सम ऑफ टोटल सेटअप कॉस्ट एंड टोटल कैरिंग कॉस्ट इज मिनिमाइज, जिस पर इन दोनों का जो टोटल है बेटा वो मिनिमाइज है। ठीक है, इकोनॉमिक बेस्ट क्वांटिटी को निकालते कैसे, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2AS/C। EOQ क्या था सर आपका, वो 2AO/C था, ये स्क्वायर रूट ऑफ 2AS/C हो जाएगा। 2 तो पार्ट ऑफ फॉर्मूला है, A का मतलब क्या है, A का मतलब है एनुअल प्रोडक्शन या एनुअल सप्लाई ऑफ कंपोनेंट। जब कंपोनेंट हम निकाल रहे हैं, है ना, जब कंपोनेंट हम सप्लाई करेंगे उसका पूरे साल में प्रोडक्शन कितना होगा या उसकी सप्लाई कितनी होगी। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से सप्लायर है और कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिमांड भी उसको बोल सकते हैं। एस का मतलब होता है बेटा आपका सेटअप कॉस्ट पर सेटअप। एक बार मशीन की सेटिंग चेंज करेंगे तो मशीन की सेटिंग को चेंज करने पे कितना खर्चा आएगा। मशीन की सेटिंग कैसे चेंज होगी, मैनुअली चेंज होगी, तो उसमें लेबर इन्वॉल्व होगा, तो लेबर के क्या नाम है पैसे बेसिकली उसमें आपके जाएंगे, है ना। और उसके बाद क्या होगा, जब लेबर काम कर रहा होगा तो पंखा भी चल रहा होगा, बिजली भी चल रही होगी और स्पेस का रेंट भी जा रहा होगा, तो आपको ओवरहेड भी उसमें इन्वॉल्व करना पड़ता है। ओके, तो सेटअप कॉस्ट आपको इसी नाम से क्वेश्चन मिलती होगी, एक बार ऑर्डर को चेंज करने पे, सेटअप को चेंज करने पे कितना खर्चा आता है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी परचेज मॉडल वाले में यहाँ पर ऑर्डर क्वांटिटी थी, यहाँ पर सेटअप हो गई है। क्वेश्चन में आपको दिया होगा। सी का मतलब है आपका कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, ये दे रखी होगी आपको, अगर ये नहीं दी होगी तो ये निकालना पड़ता है। ये आपको निकालना पड़ता है बेटा, कैसे, इसको निकालने का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट, और इसको आप मल्टीप्लाई करोगे रेट ऑफ कैरिंग कॉस्ट पर। ठीक है सर, इसको नोट कर लेंगे, इसके क्वेश्चन कैसे आएगा ना उसके बारे में बात करता हूँ। और इसके भी इसी फॉर्मूले की एक और वेरिएशन और है, इसी फॉर्मूले का एक और टाइप है। पहले हम फर्स्ट टाइप के बारे में बात कर रहे हैं, सेकंड वाला टाइप सिर्फ ऑपरेशन मैनेजमेंट का पार्ट है, इतना निकलो पहले। चलिए बच्चों, एक ऐसे आपने कर लिया होगा, इसको मिटाते हैं, इस पे हम कराते हैं क्वेश्चन। ठीक है, इसमें केवल आपको ये दे रखा है कि एनुअल प्रोडक्शन पूरे साल में हम कितना कर रहे हैं और पूरे साल में एक्चुअल में डिमांड कितनी होती है। मतलब डिमांड रेट प्रोडक्शन रेट दोनों अलग अलग नहीं है, इसमें डिमांड रेट प्रोडक्शन रेट दोनों क्या है, सेम है। ये पहली वैरायटी है। ये वाला पार्ट कॉस्टिंग का भी पार्ट है और एफएम का भी पार्ट है और ऑपरेशन मैनेजमेंट का भी पार्ट है।
चलिए इस पे मैं क्वेश्चन करवाता हूँ आपको एक। ओके जी, एक क्वेश्चन देते हैं बेटा इसमें। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, कहता है ए लिमिटेड इज कमिटेड टू सप्लाई 24,000 बियरिंग्स, मतलब कंपोनेंट्स हैं, है ना। बेयरिंग्स का मतलब कंपोनेंट है कोई। बेयरिंग्स मतलब इसको कोई फिनिश प्रोडक्ट बियर करेगा, है ना, मतलब ये फिनिश प्रोडक्ट का पार्ट बनेगा। 24,000 बेयरिंग्स पर एनम टू बी लिमिटेड ऑन स्टेडी बेसिस। ठीक है, स्टेडी का मतलब रेगुलर बेसिस। इट इज एस्टिमेटेड दैट it costs 10 paise as inventory holding cost। इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट आपके 10 पैसे की है, ये मैंने बोल दिया। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा सा लाइट है तो राइट पेन से लिख लेते हैं। पर बियरिंग पर मंथ, ये कॉस्ट हमें पर मंथ की दे रखी है, पर मंथ, राइट। आगे में क्वेश्चन बोलता है एंड that the setup cost per run of bearing manufacture is rupees 324। कहता है what should be the optimum run size for bearing manufacture। बेयरिंग को मैन्युफैक्चर करने के लिए ऑप्टिमम साइज क्या होना चाहिए, मतलब इकोनॉमिक बेस्ट क्वांटिटी आपको निकालनी है। कहता है टाइम इंटरवल between 2 consecutive optimum runs, जो ऑप्टिमम रन्स हैं उनके बीच कितना टाइम इंटरवल आना चाहिए। और फाइंड मिनिमम इन्वेंट्री कॉस्ट पर एनम, फाइंड मिनिमम इन्वेंट्री कॉस्ट पर एनम, ये भी आपको निकालना। क्वेश्चन नोट कर लेंगे फिर मैं इसको सॉल्व करूंगा। ओके बच्चों, तो अब देखिएगा ध्यान से। तो सबसे पहले बेटा आपको इसमें चाहिए होता है एनुअल प्रोडक्शन या एनुअल सप्लाई, एक ही बात है ना।
एनुअल प्रोडक्शन या एनुअल सप्लाई ऑफ बियरिंग्स। तो ये बोल रहा है बेटा आपको 24,000 यूनिट्स। उसके बाद सेटअप कॉस्ट पर सेटअप कॉस्ट आपकी जो पर सेटअप है बेटे वो क्वेश्चन में बोला गया आपको 324 है। और कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर मंथ, आपका बेटा कैरिंग कॉस्ट 10 पैसे बोली हुई है और ये पर मंथ की दे रखी है। 10 पैसे पर यूनिट है बट पर मंथ की दे रखी है, हमें पर ईयर की चाहिए। तो एक साल में कितने महीने होते हैं? एक साल में होते हैं 12 महीने। तो 10 पैसे इंटू 12 महीने, तो ये 120 पैसा। 120 पैसा का मतलब ₹1.20 है ना, ये आ गया हमारे पास। तो हमारे पास ये एस भी आ गया और फिर ये हमारे पास सी भी आ गया। अब निकालेंगे यहाँ से इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, जो कि पहले बार में पूछा गया आपसे। क्या बोलेगा? ऑप्टिमम रन साइज। ठीक है, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी या इसको हम ऑप्टिमम रन साइज बोलेंगे। तो फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ 2/8s/c। ये फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ से। तो 2 उसके बाद फिर हो जाएगा हमारा a, और a है हमारा 24,000 मल्टीप्लाइड बाय s। ऐसा हमारे सेटअप कॉस्ट 324 और ये बेटा 1.2। तो यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 24,000 इंटू 324 डिवाइड बाय 1.2। ठीक है, 12,96,000 फिर रूट निकाल देंगे। तो बेटा ये आता है 3600 बियरिंग्स। ठीक है, इसी में मान लो क्वेश्चन में आगे आपसे पूछता है नंबर ऑफ सेटअप्स इन एन ईयर, कितनी बार मशीन आपको सेट करनी पड़ेगी। बेटा पूरे साल में आपको 24,000 बेरिंग बनानी है और एक बारी में आप 3600 बेरिंग निकाल रहे हो। एक बार मशीन को सेट कर रहे हो तो 3,600 बेरिंग निकाल रहे हो और पूरे साल में चाहिए कितनी? 24,000। तो मशीन को कितनी बार चलाना पड़ेगा, कितनी बार मशीन को जैसे कि आपने ऑपरेट करना पड़ेगा। इसके लिए क्या होगा आपका A/EBQ, जो नंबर ऑफ ऑर्डर था इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के परचेस वाले केस में, यहाँ पर क्या बन जाएगा? नंबर ऑफ सेटअप बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 24,000 डिवाइड बाय 3600। तो 24,000 डिवाइड बाय 3600, तो बेटा ये 6.67 अप्रॉक्सीमेटली 7 ले लेते हैं, क्योंकि मशीन या तो 6 बार चलेगी या 7 बार चलेगी। 6.67 डज नॉट मेक एनी सेंस। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन क्या होता है बेटा सेकंड वाले पार्ट में। सेकंड वाले पार्ट में आपसे पूछता है टाइम इंटरवल बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव ऑप्टिमम्स। हमें मशीन साल में 7 बार चलानी है ना, 7 बार चलानी है। कितने कितने गैप में चलाएंगे? तो यहाँ से टाइम इंटरवल बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव ऑप्टिमम रन्स। यहाँ 2 से बेटा कंफ्यूज मत होना। 2 का मतलब है 2 बार मशीन चलाएंगे, उनमें कितना गैप आएगा, कितने दिनों का गैप आ जाएगा, कितने मंथ का आ जाएगा। अगर इसको मंथ में निकालते हो तो 12 मंथ डिवाइड बाय नंबर ऑफ सेटअप्स इन एन ईयर, तो 12/7, 12 को 7 से डिवाइड कर दो बेटा। तो एवरी 1.71 मंथ इतने गैप के बाद आपको मशीन चलानी है। ये चीज़ अगर आपको बेटा डेज में निकालनी हो तो 365 दिन ले लो, मंथ निकाल लो और 7 से डिवाइड कर लो तो 52 डे का जाएगा। तो अप्रॉक्सीमेटली 52 डेज बाद आपको मशीन को ऑपरेट करना चाहिए, हर 52 डेज के बाद। ओके सर, ये हो गया। तीसरे पॉइंट में आपसे पूछा है फाइंड मिनिमम इन्वेंटरी कॉस्ट पर यूनिट।
अगर मिनिमम इन्वेंट्री कॉस्ट आपको पर यूनिट निकालनी है, इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है आपका हाफ इंटू ई टी क्यू इंटू सी। सी का मतलब कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर यूनिट। मिनिमम आपकी जो इन्वेंट्री कॉस्ट होती है वो इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी में निकाली जाती है, इसको हम टोटल कैरिंग कॉस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। ये सेम टोटल कैरिंग कॉस्ट है। तो ईबीपी कितना आया आपका 3600 आया, और क्या नाम है आपका जो सी है सर वो कितना आया, सी आपने यहाँ पे निकाला है 1.2, तो 3600 डिवाइड बाय 2 इंटू 1.2, तो ये 2160 आ गई, ये आपकी मिनिमम इन्वेंट्री कॉस्ट है, ठीक है। इसको नोट कर लेंगे और फिर इसकी सेकंड वैरायटी देखते हैं जो कि सिर्फ ऑपरेशन मैनेजमेंट का पार्ट है। अब जो सेकंड वैरायटी करेंगे, जल्दी कीजिए इसको। चलो बच्चों यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ओके सर, तो सेम क्वेश्चन ग्रुप 1 कॉस्टिंग के मॉड्यूल में गिवन है जो आपको मैंने सॉल्व करवा दिया है, और ये मैंने बताया, मैं फिर रिपीट करता हूँ, ये ग्रुप 1 कॉस्टिंग और एफएम और ऑपरेशन मैनेजमेंट दोनों का पार्ट है। लेकिन अब जो कराऊंगा बेटा, अब जो कराऊंगा ये वाला क्वेश्चन, ये सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन मैनेजमेंट का पार्ट है। ओके बेटी, चलिए अब यहां से ये नेक्स्ट टॉपिक है, व्हेन सप्लाई रेट एंड प्रोडक्शन रेट बोथ आर गिवन। ठीक है बेटा, इसका मतलब ये क्या है, यह है प्रोडक्शन मॉडल विद सप्लाई रेट सप्लाई एंड प्रोडक्शन रेट विद नो शॉर्टेज, जिसमें कोई शॉर्टेज नहीं है। शॉर्टेज नहीं है इसका ये मतलब हुआ बेटा, शॉर्टेज नहीं है इसका ये मतलब हुआ दैट इज जो प्रोडक्शन का रेट होगा वो ज़्यादा होगा सप्लाई के रेट से। इन्वेंट्री बिल्ड होती, इसमें इन्वेंट्री बिल्ड होती जाती है। प्रोडक्शन रेट ज़्यादा होने का मतलब है कि हम पूरे साल में सपोज मान लीजिए 1 लाख पीस बनाते हैं, लेकिन सप्लाई केवल 80,000 की करते हैं, तो 20,000 हमारा क्या होगा सर, इन्वेंट्री बिल्डअप हो जाएगा। ओके सर, तो इसमें क्या होगा बेटा, हमारी शॉर्टेज नहीं है। और ये वाला जो टॉपिक है ये सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन मैनेजमेंट वाले पार्ट के लिए, फॉर ऑपरेशन मैनेजमेंट ओनली, ये केवल ओन का ही पार्ट है। तो इस वाले केस में हम क्या करेंगे पहले बच्चों, इस वाले केस में हम क्या करेंगे, हमारा इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी का जो फॉर्मूला है वो चेंज हो जाता है 2AS/C, और फिर ये 1 - A/K। या तो इस फॉर्मूले को बेटा ऐसे लिखते हैं
या इसी फॉर्मूले को ऐसे भी लिखा जाता है, आप दोनों में से किसी एक तरीके से इसको याद कर ले, वो आपकी मर्जी है। वैसे तो बुक में ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे यूज करेंगे। हाँ, वेरिएबल हो सकता है ए और के अलावा कोई और यूज किया गया, तो ए सी ना, और यहाँ पर ये किया गया है बेटा आपका के अपॉन में के माइनस ए, तो अंडर रूट 2as अपॉन में सी मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट के अपॉन में के माइनस ए। या फिर इस पूरे को आप एक ही रूट में लिख सकते हैं, है ना, इस पूरे को एक ही रूट के अंदर लिख सकते हैं इस तरीके से, के अपॉन में के माइनस ए। या तो ऐसे याद करेंगे या ऐसे याद करेंगे। तो इसमें क्या होगा, बेसिकली आपको प्रोडक्शन रेट दिया होगा कि पूरे साल में हम कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं और पूरे साल में सप्लाई कितना करना है हमें, और प्रोडक्शन हमेशा ज़्यादा करेंगे, सप्लाई हमेशा क्या करेगी, हमारी कम रहेगी। क्योंकि अगर प्रोडक्शन कम हुआ और सप्लाई ज़्यादा करनी हो तो शॉर्टेज वाला केस हो जाएगा। हमारे केस में, हमारे किसी भी सिलेबस में शॉर्टेज वाला केस नहीं है, ठीक है सर। शॉर्टेज वाला केस हमारे सिलेबस में नहीं है, किसी भी सब्जेक्ट में नहीं है, हमने करना भी नहीं। बाकी अदरवाइज जो लोग ऑपरेशन मैनेजमेंट का अलग से कोर्स करते हैं, या बेसिकली जो लोग कह सकते हैं कि PTDST करते हैं, स्टैट्स में करते हैं या मैथ्स ऑनर्स करते हैं, उनको सारे मॉडल पढ़ने पड़ते हैं। हम क्योंकि यहाँ पर मैथमेटिक्स ऑनर्स नहीं कर रहे, स्टैटिक ऑनर्स नहीं कर रहे, यहाँ पर केवल हमारे सिलेबस में बेसिक आइडिया है। केवल 2 ही मॉडल हैं, जिसमें से ये सेकंड वाले के अंदर 2 वैरायटी है, जिसकी सेकंड वैरायटी ये क्वेश्चन सिर्फ ओनली है। डेरिवेशन एस्पेक्ट में हम नहीं जा रहे हैं, मैं केवल आपको एप्लीकेशन पार्ट सिखा रहा हूँ। ओके, तो ये क्वेश्चन नोट फॉर्म में नोट करेगी, फिर मैं इसके क्वेश्चन बनाऊँ। चलिए बच्चों, आइए इस क्वेश्चन कर लिया आपको। चलिए क्वेश्चन इसके अंदर इसमें यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं, इतने बार से सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन, a contractor has to supply 10,000 paper cones per day to टेक्सटाइल यूनिट्स। ठीक है बेटे, इसमें वेरिएबल क्या है, ये तो वही है, एनुअल क्या है सर, आपकी सप्लाई है पूरे साल की, ऐसा आपकी सेटअप कॉस्ट है, सी आपकी कैरी कॉस्ट है, के आपका एनुअल प्रोडक्शन है। मैंने लिखा नहीं, ध्यान रखना, के का मतलब क्या है आपका एनुअल प्रोडक्शन, ठीक है, और ए का मतलब है एनुअल सप्लाई। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में, ए का मतलब है एनुअल सप्लाई और के का मतलब है एनुअल प्रोडक्शन। इससे पिछले वाले पार्ट में प्रोडक्शन और सप्लाई दोनों आपस में इक्वल थी, यहाँ पर क्या प्रोडक्शन ज़्यादा है, सप्लाई आपको कम करनी है। और कॉन्ट्रैक्टर हैज टू सप्लाई 10,000 पेपर कोन पर डे टू टेक्सटाइल यूनिट्स। आगे कहता है he finds that when he starts a production run we can produce 25,000 paper cones
25 rolling paper cones per day. The cost of holding a paper cone in stock for 1 year is 2 paise and setup cost of production run is rupees 80. ठीक है, कहता है फाइंड आउट ऑप्टिमम प्रोडक्शन बेच साइज। एक क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक कॉन्ट्रैक्टर ने 10,000 सप्लाई पेपर बोर्ड करने हैं पर डे, है ना सर। एक तरह क्वेश्चन और बोलिए, एज्यूम 360 डेज इन एन ईयर, एक साल में आपको 360 दिन मानने हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कॉन्ट्रैक्टर ने 10,000 पेपर कॉन पर डे सप्लाई करनी है टेक्सटाइल यूनिट को। उसने ये मालूम किया, पता चला कि जब वो प्रोडक्शन स्टार्ट करता है तो वो एक बार में 25,000 पेपर कॉन बना सकता है। एक बार मशीन स्टार्ट करेगा तो 25,000 बेसिकली बना सकता है। ही कैन प्रोड्यूस, ये मैक्सिमम कैपेसिटी है। मतलब बनाना कितना चाहिए वो बात अलग है। The cost of holding a paper cone in stock for 1 year is 2 पैसे। अगर वो एक पेपर कोन को एक साल के लिए अपने स्टोर रूम में रखता है तो 2 पैसे की कॉस्ट आती है। तो ये कैरी कॉस्ट पर एनम पहले से दे दी। सेटअप कॉस्ट एक रन की कितनी है सर, 80 रुपीज़ की है। क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको ऑप्टिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी, ऑप्टिमम प्रोडक्शन वैसे ही निकालने हैं और साल में लेनी है 360। देखो बेटा कैसे करेंगे, पहले निकालेंगे एनुअल सप्लाई किसकी, पेपर कोन की। रोज आपको सप्लाई करनी है 10,000 यूनिट, ठीक है, और साल में 360 दिन। तो 10,000 इंटू 360 ये कर दो, तो 36 के आगे 5 जीरो आ जाएगी, तो 36 लाख पेपर कोन हो गया। उसके बाद एनुअल प्रोडक्शन दे दो, कितना बना सकता है एनुअल प्रोडक्शन ऑफ पेपर कॉन्स की। कह रहा है कि वो 25,000 पर डे बना सकता है। तो 25,000 की मल्टीप्लाई कर देंगे 360 से, कितना आता है सर, 25,000 मल्टीप्लाई बाय 360, तो ये आ गया आपका 90 लाख आई गेस। हाँ 90 लाख आ गए। पूरे साल में 90 लाख बना सकता है। 36 लाख की केवल सप्लाई करनी है उसको, तो वो क्या करेगा, पहले एक बार बनाएगा जितना बन सकता है, उसके बाद सप्लाई पूरा करेगा और फिर अगर जरूरत पड़ी तो मशीन को दोबारा ऑपरेट करेगा, है ना। तो यहाँ पर प्रोडक्शन रेट, सप्लाई रेट क्या है, डिफरेंट है, जो कि बेसिकली इस क्वेश्चन की खास बात है। और कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, जो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम आपकी कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, ये आपको रुपीज 0.02 पहले बोल दिए, 2 पैसा बोला हुआ है ना, तो 2 पैसे को 0.02 रुपीज बोल दिया। और उसके बाद जो आपकी सेटअप कॉस्ट है, सेटअप कॉस्ट पर सेटअप, इसको बोलते हैं सी और इसको बोलते हैं एस। ये आपकी 18 रुपीज पहले से क्वेश्चन में गिवन है। आपको निकालनी है इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी EB2, तो फॉर्मूला है 2AS/C फिर 1 - A अपॉन में K। ये तब लगेगा जब प्रोडक्शन रेट, सप्लाई रेट दोनों क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, और प्रोडक्शन रेट बड़ा होगा, सप्लाई रेट आपका कम होगा। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर देते हैं 2, इसमें A तो आ गया आपका 36 लाख। सेटअप कॉस्ट कितनी बेटा आपकी, एस है 18, ये है 0.02, 1 - 36 लाख मैंने ऐसे लिख दिया, डिवाइड बाय 90 लाख।
तो ये लाख से लाख कैंसिल, और इसको भी आप एलसीएम लेके सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कर सकते हो। या 36 को 90 से डिवाइड कर लो, 36 डिवाइड बाई 90, तो बेटा ये 0.4 आ रहा है। ये ऊपर क्या है मैं आपको बता देता हूँ, 2 की 36 लाख से इंटू करेंगे तो आ जाएगा 72 लाख, 72 लाख की इंटू करेंगे 18 से, तो ये 1296, फिर लाख आएगा, मतलब कि 5 जीरो आ जाएंगी, नीचे ये 0.02 और ये 1 माइनस 0.4 हो जाएगा, क्योंकि ये वाला हिस्सा 36/90 ये 0.4 आ रहा है। अब सर ये 1 में से 0.4 को माइनस करो तो 0.6 आ जाएगा, है ना। तो ये बन जाएगा मेरा 12,96,000, सॉरी 1296 लाख, और ये 0.02 इंटू 0.6 इंटू 0.6, तो ये 0.012 आ है। इससे डिवाइड कर देना है आपको, 1296 लाख, ठीक है बेटे। तो ये आपका कितना आएगा, 12,96,000 लाख डिवाइड बाय 0.012, ठीक है। फिर निकालेंगे इसका स्क्वायर रूट, तो ये आपका कुछ आ रहा है अप्रोक्सीमेटली आंसर 103,923 यूनिट्स, या बोल सकते हैं पेपर काउंट्स। एक बार मशीन को सेट करना चाहिए तो आप बेसिकली मशीन को इस तरीके से सेट करेंगे कि 103,923 एक बार में आपको निकालना चाहिए। वंस मशीन इज सेटअप, आपको क्या करना है, उसे इतना आउटपुट निकालना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया, इसको नोट कर लेंगे। यस बेटा, ये हमारा आंसर आ गया। 360 दिन के बेसिस पे ये हमारा आंसर मिलेगा 103,923 यूनिट्स, विच इज आवर करेक्ट आंसर। तो ये आपके ओम के मॉडल का पार्ट है। ऑपरेशन मैनेजमेंट में बुक में किया क्या है कि उन्होंने फॉर्मूला दे दिया है, लेकिन इस फॉर्मूले में कोई क्वेश्चन आपके पेपर में गिवन नहीं है, क्वेश्चन आपकी बुक में गिवन नहीं है, बट इट इज पार्ट ऑफ सिलेबस, और इस फॉर्मूले पे एग्जाम में क्वेश्चन भी आएंगे और इसी तरीके के आएंगे, बस आपको फिगर पुट करनी है। तो ये मैंने करवा दिया है, दैट इज सफिशिएंट। ओके बच्चों, तो ये भी खत्म, और फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय बच्चों।